हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी फायर टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ रहे हैं इम्यून सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आया था वो है यहाँ पर ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इससे पहले ध्यान रखें, कुछ हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस की हैं, जैसे कि हमने बोला टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन जो है वो आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। आईजीएम सबसे जो आपके पास एंटीबॉडीज होती हैं वो आईजीजी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा है संख्या में, और सबसे छोटे होते हैं। सबसे लार्जेस्ट जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो आईजीएम है। यहाँ पे जब भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आईजीएम वहाँ पर क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। ठीक है। आईजीए टाइप का जो आपके एंटीजन होते हैं वो आपके बॉडी फ्लूइड में रहते हैं, जैसे कि आपके ब्लड में, आपके म्यूकस में रहते हैं, आपके जो स्वेट होता है वहाँ पर रहते हैं। तो आईजीए टाइप के जो एंटीजन वहाँ पे इमीडिएट क्या देंगे, वहाँ पे रिस्पॉन्स। आईजीडी की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि बी लिम्फोसाइट पर एज अ एंटीजन यहाँ पर लगे हो। आईजीई की बात करें तो हमने कहा एलर्जी रिएक्शन में यहाँ पर क्या करते हैं, जो एक्शन है वो दिखाते हैं एलर्जी रिएक्शन। तो एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट होती हैं। एंटीबॉडीज जो होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन, इसलिए आईजीज की शॉर्ट फॉर्म है, आई फॉर इम्यूनो, जी फॉर ग्लोबुलिन। आगे ऊपर इसकी फुल फॉर्म लिखी है तो आपने कहा इम्यूनोग्लोबुलिन, 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 ग्लोबुलिन एम। ठीक है, क्लियर है इतना। ये आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, आपके जो इम्यून सिस्टम है हमने बेसिकली उन्हें इस प्रकार से पढ़ा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है प्रकार से। लेकिन अगर आप बात करेंगे आईजीए और आईजीएम के बारे में तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, हायर क्लासेस में आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हमारे पास जितना टॉपिक आता है, क्योंकि कम है तो जल्दी से। यहाँ पे जो आईजीएम है, क्योंकि आपने का लार्जेस्ट होता है यहाँ पे, इसमें क्या होते हैं आपके, आपने कहा बहुत सारी जो एंटीबॉडीज मिल करके आईजीएम का फॉर्म। एक बार आप क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे आईजीए आईजीएम का जो स्ट्रक्चर है और बाकी सब का जो स्ट्रक्चर है, एक बार आप लोग देख लेंगे तब आपको थोड़ा जाएगा क्या डिफरेंस है आईजीएम और बाकी की बॉडीज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की बात हम कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हमने बात की है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जब यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाती है। देखिए, एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर की कंडीशन बहुत सीवियर है, कोई बहुत कंडीशन बहुत कैसी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में क्या किया जाता है, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट है यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले बात की है लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने कहा लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे पास दो टाइप के आते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अभी तक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की है, ये कैसे होते हैं हमने कहा। तो हमने एग्जाम्पल देखा, आपने कहा primary lymphoid organs are sites where lymphocytes differentiate and mature to become antigen sensitive। हमने कहा कि लिम्फॉइड ऑर्गन या प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो साइट है जहाँ लिम्फोसाइट बनते हैं, मेच्योर होते हैं। ठीक है, जिससे कि वो क्या करें, यहाँ पर एंटीजन सेंसिटिव बन सके, यानी कि पर्टिकुलर एंटीजन के लिए वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, जैसे कि अपनी सेल्स के जो एंटीजन है उन्हें भी रिकॉग्नाइज करें, वो देखिए बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट। इम्यून सेल्स को अपनी सेल्स को पहचाना आना चाहिए, अगर नहीं आया तो इसमें क्या होगा, इम्यून सिस्टम इन्हीं सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा और अपना ही जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही बॉडी को क्या कर देगा, यहाँ पे नष्ट कर। तो इसीलिए हमने कहा स्पेसिफिक होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी सेल के जो एंटीजन होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर ये पहचानते हैं कि हमारी अपनी सेल कौन है, और अगर कोई नई सेल आती है चाहे वो पैथोजन है, ठीक है, उसे ये क्या करते हैं, एंटीजन के थ्रू ही पहचान। कहा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो हमारे पास आते हैं, बोन मैरो है, थाइमस। बोन मैरो कहाँ होती है, आपकी बोन में होती है। थाइमस कहाँ है, आपकी चेस्ट वाले रीजन में होती है, जो आपकी क्या होती है, ब्रेस्ट बोन है, वहाँ पर पाए जाते हैं। हमने थाइमस के बारे में क्या पढ़ा है कि जैसे जब जो न्यू बॉर्न होता है, जात होता है,
के थाइमस में, और कोई 50 या 60 ईयर का ओल्ड कोई पर्सन है उसके थाइमस में डिफरेंस। न्यूबॉर्न का जो थाइमस है वो बड़ा होता है, और 50 और 60 एज में जो कोई पर्सन है उसका जो थाइमस होता है। ये क्या समझा? विद द एज थाइमस का जो साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, अब हमने कहा बोन मैरो का काम क्या है। सबसे पहले हमने कहा इन बोन मैरो ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस लिम्फोसाइट मैच्योर। बोन मैरो में आरबीसी भी बनते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं, और डब्ल्यूबीसी बनेंगे तो लिम्फोसाइट भी बनते हैं। यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट है वो यही मैच्योर हो जाएंगे। थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड द ब्रेस्ट बोन। इट reduces as the age increase, T lymphocyte develops and mature in thymus। कहाँ lymphocyte कहाँ मैच्योर होता है? आपके थाइमस में मैच्योर होता है। बात हमने कर ली थी। आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया था सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। पढ़ लीजिए, आपके मोस्टली जितने भी ऑर्गन आएंगे वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में इंक्लूड होंगे। आपने कहा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट वेयर लिम्फोसाइट इंटरैक्ट विद द एंटीजन एंड proliferate to become effector cells। ठीक है, आपने कहा कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां उनका अकॉर्डिंग टू एंटीजन वो इफेक्टर सेल्स बनते हैं। तो कौन कौन से आपके ऑर्गन आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में? स्प्लीन आता है आपका, लिम्फ नोड्स आते हैं आपके, टॉन्सिल्स आते हैं, ठीक है, रेसर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये सारे आपके क्या आते हैं यहाँ पर जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें इंक्लूड होते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा है? स्प्लीन। आपने कहा स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन विच कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। क्या क्या होता है स्प्लीन में? लिम्फोसाइट भी होते हैं, फैगोसाइट भी होते हैं। लिम्फोसाइट जो होंगे उनका फंक्शन आपने देखा, फैगोसाइट का भी फंक्शन आपने देखा है कि जब भी कोई माइक्रोब आता है तो फैगोसाइट क्या करेगा? उन्हें खाने जाता है। उसके बाद अगर फैगोसाइट वहां पर पैथोजन को डिस्ट्रॉय ना कर पाए तो कौन जाएगा? हम पे मैक्रोफाज जाएगा। ठीक है, आपने कहा इट एक्ट एज अ फिल्टर टू ट्रैप अ ब्लड borne microbes and contain a large pool of erythrocytes। ठीक है, आपने कहा इट एक्ट एज अ फिल्टर टू ट्रैप ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स। ये एक फिल्टर जैसा काम करता है जो कि क्या करता है, जो भी आपके ब्लड में जो माइक्रोब होते हैं उन्हें ट्रैप करने का काम करता है। और लार्ज अमाउंट में एरिथ्रोसाइट होते हैं। क्या होते हैं एरिथ्रोसाइट? जल्दी से बताइए। ठीक है, एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं जल्दी से बताइए। ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट पढ़े थे आप, ब्लड सेल्स के बारे में बात कर रहे थे। क्या होते हैं ल्यूकोसाइट और क्या होते हैं एरिथ्रोसाइट? देखिए, नेक्स्ट हमने कहा लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। हमने कहा लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड आते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, पहला स्प्लीन आपने पढ़ा है। स्प्लीन जो है वो बड़ा होता है और बीन के आकार का होता है, जैसे बीन्स होती है बीन के आकार का यहाँ पर होता है। इसमें लिम्फोसाइट और फैगोसाइट यहाँ पर होते हैं। ये एज अ क्या फिल्टर करने का काम करते हैं, आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ब्लड में माइक्रो फिल्टर उन्हें ट्रैप करते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड हमने कहा छोटे होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है अलोंग द lymphatic system। their function is to trap microorganism or other antigen that are enter the lymph and tissue fluid। आपने कहा इनका जो काम होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर ट्रैप करना होता है और एंटीजन को ट्रैप करना होता है जो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा म्यूकोसल एसोसिएटेड lymphoid tissue mud is formed of a masses of a lymphoid tissue lining of mucosa, respiratory, digestive and urogenital tract। About 50% of lymphoid tissue in human body is formed by a क्लियर है यहाँ पे? चलिए एक बार पढ़ लीजिए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और किस प्रकार से उनका यहाँ पे फंक्शन है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बात की है किसके बारे में? एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या होता है? कभी आपने किसी को देखा है? लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी, तो यहाँ पे फ्रेग्रेंस होती है, जैसे आप ना होगा कि किसी को किसी पर्टिकुलर फ्लावर से एलर्जी होती है, उसकी जो है उससे एलर्जी होती है। या आपने किसी को देखा होगा किसी को धूल से या फिर किसी पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी पर्टिकुलर घास से एलर्जी होती है।
तो यहाँ पर जो मैं बहुत और मैं स्कूल में पढ़ा तो मैंने सुना तो एक घास से क्या है एलर्जी है। जब भी वो किसी घास के सामने जाते हैं या उसे टच करते हैं या उसके बहुत क्लोज जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी छींकें आती हैं। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता था कि ये एलर्जी जो है वो क्या होती है, ऐसे क्या बोले कि किसी और अगर आती है तो सबको क्यों नहीं आती है, उसी व्यक्ति को क्यों आती है। पूरे गांव में एक पर्टिकुलर इंसान ऐसा है कि उस घास के पास जाने से क्या होती है, एलर्जी होती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल है जब आपका जो इम्यून सिस्टम वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्या होती है हाइपर एक्टिविटी और क्या होती है हाइपर सेंसिटिव? देखिए, हमने कहा कि पहले तो हम प्रोसेस देखते हैं कि हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई जो रोगजनक या पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है। हमने कहा कि ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। हमारी ब्लड वेसल्स हैं। हमारी बॉडी में कोई जो पैथोजन है वो क्या करता है, एंटर कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके, ठीक है, ये हमारे बाहर तो कोई पैथोजन है, ये क्या है आपका पैथोजन, क्या कहते हैं, है ना। अब आपको ध्यान होगा जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है सबसे पहले यहाँ पर अपीयर होता है आईजीई। क्या है आईजीई? क्या पढ़ा था आपने आईजीई? इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, यानी कि आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं उसका एक टाइप था। हमने कहा कि एलर्जी के रिएक्शन में ये एक्टिव होता है। आईजीई क्या करेगा, हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मास्ट सेल। जैसे जब आपने बात की थी यहाँ पर कि जो इम्यून सेल्स हमारी होती हैं उसमें भी कुछ क्या होती हैं, सेल्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम टाइप होती है। हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल जो है आईजीई क्या करेगा, आईजीई यहाँ पर मास्ट सेल से अटैच हो जाता है। जब मास्ट सेल से अटैच हो जाता है तो मास्ट सेल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अब मास्ट सेल क्या करेगा, हिस्टामिन को यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज कर देता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, आपने कहा जो आपकी मास्ट सेल है वो एक्टिव हो जाती है और हिस्टामिन को रिलीज करने लगती है। क्लियर है इतनी बात? हिस्टामिन को जब रिलीज करते हैं तो हिस्टामिन के दो इफेक्ट होते हैं। क्या क्या इफेक्ट होंगे? एक तो ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसे क्या करेगा, यहाँ पे ये हमारी ब्लड वेसल्स थी, ये आपका क्या था, पैथोजन है, ठीक। ये आपकी जो ब्लड वेसल्स है उन्हें और फुला देगा, ठीक है। वहां पर क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें और फुला देता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, हमने कहा दूसरा जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो आपका ब्रोंकाई होता है, कैसा है आपका ब्रोंकाई, ये है आपका नेजल कैविटी से, ठीक है। यहाँ ये है आपकी नेजल कैविटी, ठीक है। ये तो क्या है पूरा, ये है आपकी नेजल कैविटी प्रकार से, और ये आता है आपका ट्रैकिया। आपका ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ट्रैकिट्स, ठीक है। उसमें अब आपने कहा कि ये जो आपका ट्रैकिया है इसमें क्या होते हैं, ये है कार्टिलेज। इसको क्या कर देगा, यहाँ पे ये किस में जाते हैं, ये लंग्स में जाते हैं, ये आपको पता है। यहाँ पर इसे क्या कर देगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, पैसेज को और ज्यादा क्या कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो दो एक्शन होते हैं हिस्टामिन के। सबसे पहले आप दोनों एक्शन को समझिए, फिर हम समझते हैं कि दोनों एक्शन यहाँ पे क्यों किए जाते हैं। एक बार जल्दी से देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, आईजीई जो है वो यहाँ पर अपेयर होता है। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो आईजीई यहाँ पर क्या होगा, अपेयर होता है। आईजीई क्या करेगा, यहाँ पे मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा। मास्ट सेल को क्यों एक्टिवेट किया जाता है, यहाँ पे मास्ट सेल को क्यों एक्टिवेट किया जाता है, ताकि हिस्टामिन यहाँ पे क्या हो सके, रिलीज हो सके। हिस्टामिन के दो एक्शन हमने पढ़ लिए हैं अपनी का। एक तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगे, और चौड़ी हो जाती हैं। दूसरा एक्शन क्या होता है, आपके जो यहाँ पर जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपका जो किया है वो कंट्रैक्ट। अब ऐसी चीजें क्यों होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, देखिए हमने कहा यहाँ से ब्लड से फ्लूइड निकलेगा, ठीक है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो आपके ब्लड से क्या निकलने लगता है, फ्लूइड निकलेगा। फ्लूइड के साथ आपने कहा यहाँ पे और क्या निकलेंगे, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी याद है, आपने कहा अगर हम बात करें फैगोसाइट की, मैक्रोफेज की हम बात करें, सभी चीजें
निकल रही है या लिम्फोसाइट की हम बात कर रहे हैं, या हमने कहा कि एंटीबॉडीज की हम बात करें, सभी कहाँ से निकलेगा? WBC से। हमने कहा यहाँ से, क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स में है ब्लड में है WBC, और WBC से क्या निकलने लगेगा यहाँ पर? आपने आपके ब्लड से क्या निकलने लगेगा? WBC निकलने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो WBC क्या करेगा? इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इस पैथोजन को क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो फूलती क्यों है? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड है वो बाहर निकल सके। कौन सा फ्लूइड? जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है? जिससे कि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो सके और वो जो पैथोजन है वो या तो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है, और जो फर्दर जो आपके पास और पैथोजन है उनकी एंट्री जो है यहाँ पे रुक सके। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल व्यक्ति की बॉडी में जो होता है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा, इस स्थिति में क्या होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम इस प्रकार की क्रियाएं करेगा तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी ब्लड वेसल्स मोटी हो गई है, तो वहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, रेडनेस देखने को मिलेगी, वहाँ क्या है? स्वेलिंग एंड रेडनेस आप देखते हैं। दूसरा, आपने कहा आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जब आपका ट्रैकिया ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरी तरीके से नहीं होगा, बट अगर आपने कहा कि नॉर्मल जो आपके यहाँ पे ब्रेथ है उससे अगर कम हो जाती है तो क्या होता है? आपने कहा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब हमने कहा कि क्या होता है, किसी किसी के बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव होता है। कैसे होता है हाइपर एक्टिव? हमने कहा कि बॉडी में कोई एक पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं पॉलन ग्रेन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पॉलन ग्रेन से भी क्या होती है? एलर्जी होती है। पॉलन ग्रेन को आप कहते हैं परागकण। परागकण कोई पैथोजन तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि परागकण हमें बीमार कर देगा। अब क्या होता है, किसी का जो इम्यून सिस्टम है बहुत पॉलन ग्रेन ने क्या की, आपने क्या की, सांस ली, पॉलन ग्रेन आपकी बॉडी में आया, जैसे ही पॉलन ग्रेन आपकी बॉडी, IgE यहाँ पे क्लियर हो जाता है, एक्ट करते हैं एज अ पैथोजन। सेम चीजें यहाँ पे, सेम प्रोसेस होगा। क्या करेगा? मास्ट सेल पे अटैच होगा, मास्ट सेल को हिस्टामिन के दो एक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, आप देखते हैं कि जो WBC भी वहाँ पर आते हैं, इस स्थिति में क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कई लोगों को क्या होता है, उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। उन्हें कहा जाता है कि धूल मिट्टी से बचें, स्मोक से बचें। पॉलन ग्रेन जहाँ पर, आपने देखा होगा कि इस सीजन में बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हैं, तो आप मास्क पहन करके रखिए अगर पॉसिबल, ठीक है। इस प्रकार की प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ऐसे में क्या होगा, अगर किसी को अस्थमा है, इस केस में अगर उसका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है और उसके जो ट्रैकिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अलग अलग इसके क्या होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं। लेने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बहुत छींकी आती है, किसी को होने लगती है, खुजली होने लगती है, तो अलग अलग रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सेम ही रिएक्शन होते हैं। ये आपको जस्ट बताया गया कि कैसे एलर्जी के रिएक्शन यहाँ पर देखे जाते हैं। पढ़ लेते हैं एलर्जी के रिएक्शन के बारे में। हाइपर सेंसिटिव इम्यून सिस्टम, certain antigen present in the environment। ठीक है, इन्वायरमेंट में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा या सुना होगा या मूवीज में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि किसी को किसी प्रकार के फूल या किसी भी प्रकार के जो स्मेल होती है उससे एलर्जी होती है। ठीक है, आपने सीरियल्स और मूवी में ये दिखाते रहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने कहा एलर्जेंस प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन एन इंडिविजुअल्स। आपने कहा जो एलर्जेंस होते हैं किसे कहते हैं? जो एलर्जी को कॉज करते हैं। क्या आपने कहा एलर्जेंस क्या करते हैं? इम्यून प्रोड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस। एग्जाम्पल है पॉलन ग्रेन, एनिमल, डैंडर, डस्ट, फीडर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा IgE एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ एलर्जेंस। एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में यहाँ पर अपीयर होते हैं IgE। एलर्जी इज ड्यू टू केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल। आपने कहा क्या रिलीज होंगी यहाँ पर? हिस्टामिन रिलीज होते हैं और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर स्नीजिंग, छींक आना, वाटरिंग आइज, आंखों से पानी आना, रनिंग नोज, पानी आना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना, एंड एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड आर टेक टू रिड्यूस अ सिम्टम्स ऑफ एलर्जी की। एक बार जल्दी से नोट
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होती है ऑटो इम्यूनिटी? आपने कहा इट इज एन abnormal immune response in which immune system of the body start अर्थराइटिस। ठीक है, यहाँ पर ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि एबनॉर्मल क्या है, कंडीशन है। नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम है आपका वो कब काम करेगा? जब यहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे कि रिजेक्टिंग इट्स ऑन बॉडी सेल्स और सेल्स एंड मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल है रिमोट। यहाँ पे क्या करेगा? अपनी ही सेल को क्या करने लगता है? ये रिजेक्ट यहाँ करने लगता है। तो बहुत वैसी कंडीशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन। ये जो इमेज है आपने प्रीवियस लेक्चर में ये देख ली थी। अब हमारे पास एक चार्ट आता है, उसे देखिए। इस चार्ट कॉलम यहाँ पर देखिए और उसके बाद आपको एक एक करके वो देखने हैं। डिजीज का नाम आपको दिया गया है। पहला कॉलम मैं प्रिंट कर लेती हूँ। ठीक है, पहला कॉलम है ये, यह सेकंड कॉलम, यह थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, नंबरिंग अगर हम करें सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया गया है उन ऑर्गेनिज्म के नाम जो कि यहाँ पे डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, यानी कि बीमारियों को जो पर उत्पन्न करते हैं। तीसरे कॉलम में आपको दिए गए हैं सिम्टम्स। तीसरा कॉलम यानी कि ये आएगा। ठीक है, पहला कॉलम है डिजीज के नाम और उनके टेस्ट, जैसे कि आपने कहा टाइफाइड है, विडाल टेस्ट यहाँ पर होता है प्रकार से। दूसरा आपने कहा कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कॉज करते हैं। तीसरे में आएगा आपने कहा सिम्टम, कि क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं यहाँ पर। अगर किसी को कोई बीमारी, यहाँ पर कोई डिजीज हो जाती है तो उसकी आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण के बेसिस पे, जो सिम्टम्स के बेसिस पे आप डॉक्टर को बताते हैं कि आपको क्या हुआ। डॉक्टर आपको यही पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ है। आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या हुआ है, आप सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उसी के बेसिस पे जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, फिर आपको यहाँ पे टेस्ट कर। फोर्थ आता है इफेक्ट। क्या इफेक्ट होते हैं इसके? सिम्टम्स तो ये है कि जो हमें दिख रहा है, कि आपने कहा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, आपको हेडेक से दर्द दर्द सा फील हो रहा है, आपको हाथ पैर जो है वो दर्द कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना पता है। ठीक है, वीकनेस आ रही है, पेट दर्द हो रहा है, इतना ही पता है। लेकिन उसके अलग अलग क्या होते हैं? आपने कहा कि इफेक्ट होते हैं। हो सकते हैं, देखिए अगर हम पहले ही उसमें देखिए सिम्टम्स में जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आपने कहा सस्टेन हाई फीवर, अगर किसी व्यक्ति को हाई फीवर है, कमजोरी फील हो रही है और पेट दर्द हो रहा है। दूसरे में देखिए किसी को फीवर है, ठीक है, उसे बुखार है, उसे ठंड लग रही है, उसे खांसी आ रही है, उसका हेडेक हो रहा है। ये सिम्टम्स जो है वो आपको सिमिलर लग रहे हैं, जैसे कि फीवर सिमिलर है। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पे ठंडा लगना हो, फीवर में आपको ठंडा लगता ही है, जब भी फीवर होता है तो फीवर में ठंडा लगता है। हेडेक, आपने कहा कि यहाँ पे हेडेक हो रहा है, मे बी यहाँ पे भी हेडेक आपको फील हो। वीकनेस तो हो गया, आपने कहा अगर आपको ठंडा लग रहा है, आपको खांसी आ रही है, आपका हेडेक, तो आपको वीकनेस लग। कुछ कुछ जो आपके फीचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। लेकिन आपने कहा ये कंडीशन पाई जाती है टाइफाइड में, ये कंडीशन पाई जाती है निमोनिया में। अब इफेक्ट क्या होते हैं? ये तो क्या है, इनके सिम्टम्स हैं जो कि एक दो सिम्टम्स आपके मैच हो रहे हैं। लेकिन इफेक्ट ये है, अगर टाइफाइड की कंडीशन देखें तो आपने कहा इंटरफेयर विद इंटेस्टाइनल फंक्शन, ये आपकी छोटी जो आपकी आंत की जो फंक्शनिंग है उसे डिस्टर्ब करेगा। कॉजिंग अ सीवियर इलनेस, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। में टाइफाइड में, निमोनिया में क्या होता है? एल्वलाई फिल विद फ्लूइड कॉजिंग सेवर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो निमोनिया होता है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करेगा? यहाँ पे प्रभावित करेगा। दोनों चीजें, टाइफाइड और निमोनिया। आपने कहा कि दोनों में फीवर आ रहा है। ठीक है, दोनों में फीवर आएगा तो ठंडा भी लग सकता है। ठीक है, ठंडा लगेगा तो आपने कहा कि आप वीकनेस दोनों में होगी। उससे तीन जो आपके सिम्टम्स है वो, लेकिन इनके इफेक्ट भी, सिम्टम्स और इफेक्ट में क्या फर्क है? आपने कहा सिम्टम्स वो है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट क्या है कि इंटरनली उनका क्या इफेक्ट हो रहा है, आपकी बॉडी में वो किस चीज को प्रभावित कर रहे हैं। तो आपने कहा टाइफाइड जहां आपके जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड चीजों को क्या करता है? इफेक्ट करता है, वही निमोनिया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो चीजें हम भूल जाते हैं। और जब आपके वनडे एग्जाम होते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपसे, इसीलिए ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे जो डिजीज है, डिजीज कौन कॉज, या फिर उस डिजीज के क्या इफेक्ट या क्या सिम्टम्स होते हैं, उन्हें एक बार आपसे एक नए क्वेश्चन आपके पास आ जाता है।
चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें करना है क्या है, आपने अगर नोट कर लिया है तो आप पढ़ेंगे। आपने कहा डिजीज किससे कॉज होता है, सैल्मोनेला टाइफी। अच्छा ध्यान रखिए, आपने कहा टाइफॉइड जो कॉज करता है वो है सैल्मोनेला टाइफी। क्या है सैल्मोनेला टाइफी? है कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस, फंगस है। ये आप देखेंगे आपने कहा राइनो वायरस, तो राइनो वायरस में आप समझ रहे हैं कि वायरस होता है। कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड अलग अलग जो माइक्रोब्स हैं उनसे। आपने कहा एलिफेंटियासिस किससे होता है, बाउचेरिया बैंक्रॉप्टी। क्या है बाउचेरिया बैंक? ठीक है। आपने कहा कि आपको इनकी वो भी पता होनी चाहिए कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपने ये नोट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि अगर हम साल्मोनेला टाइफी कह रहे हैं तो ये किससे बिलोंग करता है। हम बात करें एस्कैरिस के बारे में, तो आपके ग्रुप का हेलमिंथी ग्रुप है, उससे बिलोंग करता है। इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेशन में। हमें अभी तक क्लास में बने रहेंगे।